दोस्तों पिछले कुछ हफ्तों से जो भी कुछ बांग्लादेश में हो रहा है वो हम सभी जानते हैं। ऑलमोस्ट पूरे इंडिया में इसके ऊपर डिबेट्स हो रही हैं। रोज रोज नए आर्टिकल्स लिखे जा रहे हैं। जिस तरह से हिंदुओं के खिलाफ अटैक्स हो रहे हैं उससे पूरे इंडिया में गुस्सा देखा जा रहा है। ये एक मेन मुद्दा बना हुआ है आज के टाइम। बट इन सब के बीच हम भारत के ऑलमोस्ट $8 बिलियन के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को भूल नहीं सकते, जिनके ऊपर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है आज के टाइम। और इस मुद्दे पे कोई भी ज्यादा बात नहीं कर रहा है इंडिया में। भारत का जो गोल है नॉर्थ ईस्ट इंडिया को डेवलप करने के लिए, उसमें बांग्लादेश का एक क्रिटिकल रोल है। अब आपका सवाल हो सकता है कि बांग्लादेश का क्या लेना देना नॉर्थ ईस्ट इंडिया के डेवलपमेंट से। वेल ये चीज आपको आगे वीडियो में पता चलेगी। दोस्तों कोलकाता शहर भारत के ईस्ट में लोकेटेड है, जो कि सबसे बड़ा शहर है इस रीजन में। कोलकाता और नॉर्थ ईस्ट इंडियन स्टेट्स के बीच बांग्लादेश आता है। ये देश यूं तो एक टाइम पहले ग्रेट बंगाल का ही पार्ट हुआ करता था, बट ब्रिटिशर्स ने धर्म के बेस पे पहले इस राज्य का बंटवारा किया, फिर पूरे देश का। आजादी के बाद बांग्लादेश ईस्ट पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था सिर्फ 1971 तक। उसके बाद ये देश आजाद होता है पाकिस्तान से इंडिया की हेल्प से। तब से लेकर अब तक बांग्लादेश के साथ इंडिया के रिश्ते कभी अच्छे तो कभी खराब रहे हैं। डिपेंड करता था सरकार किसकी है। शेख हसीना जो डॉटर है बांग्लादेश के फाउंडिंग फादर शेख मुजीबुर रहमान की, उनके टेन्योर में भारत और बांग्लादेश के रिश्ते हमेशा से अच्छे रहे हैं। अब बांग्लादेश के साथ इंडिया के अच्छे रिश्ते इतना क्यों जरूरी है, ये चीज मैं आपको इस मैप के जरिए समझाता हूँ। भारत के नॉर्थ ईस्ट इंडिया में 7 राज्य हैं। अगर रेस्ट ऑफ इंडिया से इनको कनेक्ट करना है रेलवे से या फिर रोड से, तो अभी के टाइम हमारे पास सिर्फ एक ही रास्ता है, वो है सिलीगुड़ी कॉरिडोर। ये कॉरिडोर इतना नैरो है कि इसको जियोपॉलिटिकल टर्म में चिकन नेक भी कहा जाता है। अगर इंडिया को रेस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट राज्यों से कनेक्टिविटी को स्टेब्लिश करनी है तो हमारे पास सिर्फ यही एक रास्ता है। अब जो अंग्रेजों ने यहाँ बंटवारे के टाइम रायता फैलाया था उसको इंडिया समेटने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ये इतना आसान नहीं है। हम यहाँ कर भी क्या सकते हैं। इसके साथ साथ नॉर्थ ईस्ट इंडिया के जितने भी राज्य हैं, एटलीस्ट असम को छोड़ के, उनको डेवलप करने में एक बड़ा चैलेंज भी है, क्योंकि डेवलपमेंट तभी होती है किसी भी रीजन में जब वो रीजन प्रॉपर तरीके से कनेक्टेड हो, रोड्स, रेलवे या फिर वाटर के थ्रू देश के दूसरे बड़े रीजन से। इस केस में सबसे नजदीक और बड़ा रीजन है कोलकाता का। यह है भारत का मिजोरम राज्य। अगर इस राज्य को रेस्ट ऑफ इंडिया और वर्ल्ड से कनेक्टिविटी स्टैब्लिश करनी है अपने गुड्स एंड सर्विसेज एक्सपोर्ट या फिर इंपोर्ट करने के लिए, तो इसके लिए मिजोरम को मेघालय, असम के थ्रू होते हुए वेस्ट बंगाल में सिलीगुड़ी कॉरिडोर को पार करने के बाद जो सबसे नजदीकी पोर्ट मिलेगा वो है कोलकाता का पोर्ट, जिसके थ्रू ये राज्य अपने गुड्स को एक्सपोर्ट कर सकता है। इस रूट की दूरी लगभग 1100 से 1200 किलोमीटर की है। एक कंपैरिजन के लिए बताना चाहूंगा कि दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे की लेंथ 1386 किलोमीटर की है, यानी ये ऑलमोस्ट दिल्ली मुंबई के बीच की दूरी के बराबर है। जबकि अगर आप मिजोरम की ज्योग्राफी देखें तो इस राज्य की कैपिटल आइजोल की दूरी बे ऑफ बंगाल से सिर्फ 350 से 400 किलोमीटर की होगी। इवन कोलकाता के लिए भी सबसे कम डिस्टेंस का रास्ता तो सीधा इसी तरह हो सकता है बांग्लादेश के थ्रू। उसी तरह नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय के लिए भी हो सकता है। पिछले कुछ सालों से शेख हसीना की गवर्नमेंट और भारत के साथ अच्छे रिश्ते थे, तो इससे भारत को लगा कि बांग्लादेश के थ्रू नॉर्थ ईस्ट इंडिया को कनेक्ट करना एक गेम चेंजर फैसला हो सकता है। जैसे आपने इनलैंड वाटरवे प्रोजेक्ट के बारे में सुना होगा, उसके ऊपर मैंने एक डिटेल वीडियो बना रखी है बहुत पहले, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बेसिकली इस प्रोजेक्ट के अंडर भारत की कोशिश है कि जो लैंड लॉक्ड राज्य हैं उनको रिवर के थ्रू एक बड़े पोर्ट से कनेक्ट किया जाए, ताकि इन राज्यों के पास भी अपने गुड्स को एक्सपोर्ट करने की फैसिलिटी हो, जो अभी सिर्फ कोस्टल राज्यों के पास है। इससे इन राज्यों के पास एक मौका होगा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में अच्छा काम करने का। यह है नेशनल वाटरवे 1। ये गंगा रिवर पर डेवलप किया जा रहा है, जिसकी शुरुआत प्रयागराज से हो रही है और फिर आगे जाके हुगली रिवर के जरिए कोलकाता से होते हुए हल्दिया में एंड होती है। वैसे रिवर तो पहले से ही था, बट फर्क इतना था कि इस रिवर की चौड़ाई और गहराई एक समान नहीं थी हर जगह पे। इनलैंड वाटरवे इनिशिएटिव के अंडर जहाँ जहाँ नीड थी वहाँ रिवर को चौड़ा और गहरा किया गया और आगे किया भी जा रहा है, ताकि कुछ बड़े कार्गो शिप्स आसानी से अकोमोडेट हो पाए। ये तो नेशनल वाटरवे 1 है। इसके अलावा इंडिया नेशनल वाटरवे 2 लाइन को भी डेवलप कर रहा है, जो ब्रह्मपुत्र रिवर पे है।
अगर आप इस रिवर के फ्लो को देखोगे तो इसकी शुरुआत तो तिब्बत से होती है जो चाइना के कंट्रोल में है, लेकिन ये इंडिया में अरुणाचल प्रदेश और असम से होते हुए बांग्लादेश में एंटर करती है। तो इंडिया ने सोचा अगर इस रूट को डेवलप करना है तो बांग्लादेश का एक क्रिटिकल रोल होने वाला है इसमें। अब यहाँ दोनों देशों के रिश्ते अच्छे थे और दोनों ही देश आपस में ट्रेड और इकोनॉमिक कोऑपरेशन को बढ़ाना चाहते थे ताकि इस पूरे रीजन में डेवलपमेंट हो पाए। इसीलिए इंडिया और बांग्लादेश आपस में कुछ एग्रीमेंट साइन करते हैं जिसमें मोंगला पोर्ट और चिटागोंग पोर्ट को डेवलप करना शामिल था। भारत का प्लान था इनलैंड वाटरवे प्रोजेक्ट के अंडर नॉर्थ ईस्ट इंडिया को बांग्लादेश के थ्रू मोंगला पोर्ट और कोलकाता हल्दिया पोर्ट से कनेक्ट किया जाए। अब ऐसा भी नहीं था कि इससे सिर्फ इंडिया को ही फायदा होता, इससे बांग्लादेश को भी फायदा होता और ये चीज बांग्लादेश की सरकार अच्छे से जानती थी। लेकिन ये चीज मैं आज की सरकार के बारे में नहीं बोल सकता। बांग्लादेश को इंफ्रास्ट्रक्चर मिलता जिससे नॉर्थ ईस्ट इंडिया के साथ साथ कोलकाता के साथ भी ट्रेड को मजबूत किया जा सकता था। 2022 में बांग्लादेश की सरकार ने चिटागोंग पोर्ट को ऑफर किया था असम और त्रिपुरा के लिए। इससे एक साल पहले ही मिजोरम की सरकार ने अपना इंटरेस्ट दिखाया था चिटागोंग पोर्ट को यूज करने के लिए। इस चीज से आपको यह आइडिया हो गया होगा कि बांग्लादेश के साथ म्यूचुअल कोऑपरेशन कितना जरूरी है नॉर्थ ईस्ट इंडिया के लिए। और यहाँ न सिर्फ इनलैंड वाटरवेज या फिर पोर्ट्स को डेवलप किया जा रहा है बल्कि रोड्स एंड रेलवे प्रोजेक्ट को भी बिल्ड किया जा रहा है इंडिया के नॉर्थ ईस्ट राज्यों के लिए जो बांग्लादेश से कनेक्ट होंगे। जैसे भारत मेघालय की कैपिटल सिटी शिलोंग से एक रोड नेटवर्क का निर्माण कर रहा है जो बांग्लादेश के बॉर्डर पे एंड होता है। इसके अलावा 20 किलोमीटर का धूबरी फूल भरी ब्रिज का भी निर्माण किया जा रहा है ब्रह्मपुत्र रिवर पे। इसका भी एम होगा नॉर्थ ईस्ट इंडिया और बांग्लादेश के बीच कनेक्टिविटी को इम्प्रूव करना। जो रोड्स के प्रोजेक्ट डेवलप किए जा रहे हैं ये एक लार्जर इनिशिएटिव का पार्ट है। ये इनिशिएटिव है एक इंडस्ट्रियल वैल्यू चेन का निर्माण करना बे ऑफ बंगाल में और ये सभी जाके कनेक्ट होंगे मटारबारी डीप सी पोर्ट से जो बांग्लादेश में बिल्ड किया जा रहा है जिसको 2027 में ओपन किया जाना है, जिसमें बांग्लादेश के साथ साथ इंडिया को भी फायदा होगा। इसकी फंडिंग जापान की जायका एजेंसी कर रही है। जायका वही एजेंसी है जो भारत में बुलेट ट्रेन और वेरियस प्रोजेक्ट के लिए फंड प्रोवाइड कर रही है। ये तो बात हुई रोड्स की। इसके अलावा रेलवेज भी एक क्रिटिकल रोल प्ले करता है ट्रेडिंग में। अब जैसे इंडिया ने अखौरा अगरतला क्रॉस बॉर्डर रेल लिंक का निर्माण किया है। ये रेलवे लाइन अगरतला से स्टार्ट होती है और बांग्लादेश के थ्रू कोलकाता में एंड होती है। एक शॉर्टेस्ट रूट जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया और कोलकाता को आपस में कनेक्ट करती है। जैसा कि मैंने वीडियो के शुरुआत में बोला था कि ये एक शॉर्टेस्ट रूट हो सकता है सिलीगुड़ी कॉरिडोर के बजाय। हालांकि ये प्रोजेक्ट बिल्ड तो हो चुका है लेकिन ये ऑपरेशनल नहीं है और जिस तरह के हालात है अभी बांग्लादेश में उसको देखकर नहीं लगता कि ये जल्द ही ऑपरेशनल होने वाला है। अब इन सभी प्रोजेक्ट के ऊपर एक बड़ा क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है क्योंकि जो सिचुएशन आज बांग्लादेश की है उसको देखकर ऐसा लगता है कि जो डर था हमारा बांग्लादेश को लेके वो सच होते हुए नजर आ रहा है। इंडियन थिंक टैंक को ये कहीं न कहीं अंदाजा था कि बांग्लादेश में ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो सकती है फ्यूचर में। ऐसी सिचुएशन जहाँ पे कुछ भी हो सकता है। कोई ऐसी सरकार आ जाए जो एंटी इंडिया हो या फिर आर्मी टेक ओवर कर ले बांग्लादेश को, जो कि आज हो चुका है। तो इस केस में भारत क्या करेगा? क्योंकि आज के टाइम ऑलमोस्ट सारे रास्ते बंद हो चुके हैं इंडिया और बांग्लादेश के बीच। बांग्लादेश की जनता जो पहले काफी हद तक प्रो इंडिया थी वो अब एंटी इंडिया हो चुकी है और कुछ हद तक सेम सेंटिमेंट इंडियंस के मन में भी आ रहा है। तो ऐसी सिचुएशन से निपटने के लिए इंडिया ने कुछ और स्ट्रेटजी सोच रखी थी। जियोपॉलिटिक्स में एक फेमस कहावत है, अपने सारे एग्स एक बास्केट में नहीं रखने चाहिए। उसी तरह इंडिया ने भी अपने सारे इन्वेस्टमेंट सिर्फ बांग्लादेश में ही नहीं किए थे बल्कि म्यांमार भी इसका एक पार्ट था। म्यांमार का एक पोर्ट है सितवे जिसको इंडिया डेवलप कर रहा है ताकि एक ऑल्टरनेटिव रूट बनाया जाए नॉर्थ ईस्ट इंडिया के लिए। बट ये हमारी बदकिस्मती है कि हमारे पड़ोसी देश ही ऐसे मिले हैं। म्यांमार में भी सिचुएशन कुछ ठीक नहीं है। यहाँ भी मिलिट्री का कू हो चुका है। जो प्रो इंडिया गवर्नमेंट मानी जाती थी म्यांमार में वो जा चुकी है। अब आर्मी रूल कर रही है म्यांमार में। अब ये कहा नहीं जा सकता कि आर्मी कितना फेवर करती है इंडिया को। पाकिस्तान तो पहले से ही एंटी इंडिया है। इनफैक्ट पाकिस्तान का क्रिएशन ही एंटी इंडिया सेंटिमेंट से हुआ है। तो इस देश से अच्छे रिश्ते की उम्मीद रखना अभी बेकार है। लेकिन श्रीलंका, नेपाल, म्यांमार, मालदीव और अब बांग्लादेश, इनका क्रिएशन एंटी इंडिया सेंटिमेंट से नहीं हुआ है। फिर भी ये सभी देश एक ना एक टाइम पे सबसे एक्सट्रीम पॉलिसी को अपना चुके हैं जो कहीं न कहीं इंडिया के इंटरेस्ट के खिलाफ जाती है। इसीलिए इन देशों की फॉरेन पॉलिसी को प्रेडिक्ट करना काफी मुश्किल है। तो अगर इंडिया लॉन्ग टर्म के लिए इन देशों के साथ अपनी कोऑपरेशन बढ़ाता भी है तो इस चीज की गारंटी नहीं है कि ये कोऑपरेशन आगे भी सेम रहेगी। और यही इंडिया के लिए सबसे बड़ी चिंता की बात है। भारत को मैं दुनिया का सबसे अनलकी देश मानूंगा पड़ोसियों के मामले में। और यही एक सबसे बड़ा रीजन है कि ये पूरा सब कॉन्टिनेंट डेवलप
नहीं हो पा रहा है। एक बार इन सभी देशों को ये सोचना होगा कि ये पूरा रीजन तभी आगे बढ़ पाएगा जब इन सभी देशों के बीच आपस में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग और म्यूचुअल कोऑपरेशन हो, जहां एक पॉलिसी के अंडर ये सभी देश आगे बढ़े। हजारों सालों से ये पूरा रीजन आपस में बहुत ज्यादा कनेक्टेड था। ठीक उसी तरह फिर से हमें साथ आना होगा, नहीं तो ये रीजन कभी डेवलप नहीं हो पाएगा और बाहर की ताकतें हमेशा इस चीज का फायदा उठाती रहेंगी अपने फायदे के लिए। आपस में अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करके आगे बढ़ा जा सकता है। उसका एक बहुत फेमस एग्जांपल है यूरोपियन यूनियन। एक टाइम पे यूरोप के सभी देश आपस में लड़ते थे, 2 बड़ी वॉर भी हो चुकी है, लेकिन फिर भी ये सभी देश बेटर फ्यूचर के लिए एक साथ आए, एक यूनियन का फॉर्मेशन किया और आज के टाइम यहाँ के देश दुनिया के कुछ सबसे अमीर और हैप्पीएस्ट देशों में गिने जाते हैं। एक चीज यहाँ पर और कहना चाहूंगा, बांग्लादेश का केस अभी के लिए थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। अगर मैं ये कहता हूँ कि ये देश पूरी तरह से एंटी इंडिया हो चुका है तो ये बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि हमारी मीडिया तो इसी तरह से प्रोजेक्ट कर रही है बांग्लादेश को। इस नए बांग्लादेश की पॉलिसी क्या होती है इंडिया के लिए, इसके लिए हमें थोड़ा और वेट करना पड़ेगा। इन दी एंड में यही कहना चाहूंगा कि भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने एक बार कहा था, आप अपने दुश्मन चुन सकते हैं लेकिन पड़ोसी नहीं।